नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुराग अड्डा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स भी विचित्र है। 59 साल से सियासत पर कायम द्रविड़ राजनीतिक पार्टियों को पछाड़कर तमिलनाडु में इस बार एक नई राजनीतिक शक्ति उभरी। एक्टर विजय की पार्टी ने 108 सीटें जीत ली और इसके बाद भी वहाँ की सियासत कुछ एक्टर विजय वहाँ के बड़े सिने स्टार हैं, बड़े जाने पहचाने चेहरे हैं, थोड़ी फिल्मी ही होती रही। 108 सीटें यानी सबसे बड़ा दल होने के बाद भी उनको अपनी सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने के बाद राज्यपाल के पास 3 बार जाना पड़ा। बार बार राज्यपाल उनसे बहुमत की मांग करते रहे। खैर आखिरकार जो हुआ, होते करते विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब एक नया घटनाक्रम सामने आ रहा है कि अन्ना द्रुमक का सड़गुमम गुट विजय का समर्थन करने जा रहा है और उसके 30 विधायक विजय की सरकार को समर्थन करने के लिए तैयार हैं। यानी कि एक समय जिन विजय के लिए समर्थन जुटाने में मुश्किल हो रही थी और राज्यपाल को जो लेटर सौंप रहे थे उसमें विधायकों का बहुमत नहीं साबित हो रहा था, और अब अन्ना द्रुमक जो कि द्रविड़ आंदोलन की एक प्रमुख पार्टी है और बारी बारी से द्रुमक और अन्ना द्रुमक तमिलनाडु पर राजनीति करते रहे हैं, वो विजय के समर्थन उसका एक गुट करने जा रहा है और चर्चा है कि उसके लोग भी मंत्री बनेंगे। अब ये तो घटनाक्रम हो गया, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या तमिलनाडु में द्रविड़ सियासत अब अपने पतन की ओर है? जी हाँ, पतन की ओर इसलिए भी कहना चाहिए कि जयललिता की मौत के बाद से ही द्रविड़ सियासत का एक पिलर एआईएडीएमके थोड़ा कमजोर चल रही थी। उसके नेतृत्व को लेकर बार बार झगड़े होते थे, कुछ लोग इधर टूटते थे उधर टूटते थे, बाद में वो एनडीए के साथ आ गए। लेकिन अब अगर 30 विधायक अलग होते हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि द्रविड़ पॉलिटिक्स का एक पिलर अब धीरे धीरे समाप्त होने की ओर है? नेतृत्व के झगड़े और बचेंगे, आधी पार्टी उन चली जाएगी, थोड़ा संगठन चला जाएगा। लेकिन सिर्फ अन्ना द्रुमक का बंटवारा ही क्यों? स्टालिन जो मुख्यमंत्री थे, विजय जिस तरह से उनको पिछाड़ कर उभरे, सारे एग्जिट पोल मान रहे थे कि स्टालिन चुनाव में वापसी कर सकते हैं कुछ एक को छोड़कर, लेकिन स्टालिन पूरी तरह से बहुमत से पीछे रह गए और विजय सबको चौंकाते हुए जीत गए। तो स्टालिन की हार को भी क्या इस तौर पर नहीं ले रखना चाहिए कि क्या द्रविड़ पॉलिटिक्स तमिलनाडु से धीरे धीरे जा रही है? जी हाँ, द्रविड़ पॉलिटिक्स एक समय जब विजय की जीत के बाद थोड़ी मजबूत होती हुई भी लग रही थी, जब ये चर्चा चली कि द्रुमक और अन्ना द्रुमक दोनों मिलकर गठबंधन कर सकते हैं और दोनों के गठबंधन की सरकार विजय को रोकने के लिए साथ आ सकती है। तब ऐसा लगा कि द्रविड़ पॉलिटिक्स के ये दो धड़, जो कि एमजीआर, करुणानिधि और अन्नादुरई से होते होते पार्टियों का विभाजन हुआ था, और एक तरह से कहिए कि द्रविड़ आंदोलन में ही दो तरह की पार्टियां पनप गई थी, वो क्या एक बार फिर द्रविड़ राजनीति को जोड़कर एक कर देंगी? लेकिन हुआ इसका उल्टा। अन्ना द्रुमक अब टूट चुकी है और सिर्फ स्टालिन की हार और अन्ना द्रुमक के विधायकों के टूटने को ही द्रविड़ पॉलिटिक्स के खात्मे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। विजय के उभार में भी इसकी कुछ तत्व ढूंढे जाने चाहिए। विजय अलग तरह से प्रचार कर रहे थे, हालांकि वो जो कि तमिलनाडु के सांस्कृतिक मूल्य हैं उनकी बार बार बात कर रहे थे, जैसे कि वो पेरियार की बात करते थे, वो अंबेडकर की बात करते थे, आधुनिक तमिलनाडु के निर्माता कामराज की बात करते थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और इस तरह की जो बातें हैं वो करते थे। लेकिन उनका पहनावा, जिस तरह की द्रविड़ राजनीति में, जिस तरह की अस्मिता की राजनीति में उन पहनावा, भाषा, इन सबको लेकर दोनों द्रविड़ पार्टियां बहुत जोर देती रही थी। द्रुमक ज़्यादा, अन्ना द्रुमक उसके मुकाबले थोड़ा सा लिबरल। लेकिन विजय ने इन चीज़ों को बदला। उन्होंने पेरियार, अंबेडकर और कामराज के नाम तो लिए, लेकिन हिंदी विरोधी या हिंदू विरोधी या उस तरह के नैरेटिव से वो बचे। अब विजय की इस हार में भी ये कहा जा सकता था, इसको एक राजनीतिक एक्सपर्ट इस नाते से भी कहते हैं कि द्रविड़ आंदोलन से दो निकली पार्टियां सत्ता से बाहर चली गई और एक नया आदमी आ गया। कुछ लोगों ने ये कहा कि द्रविड़ पॉलिटिक्स अपना स्वरूप बदल रही है और विजय भी द्रविड़ पॉलिटिक्स के एक अंग के तौर पर उभरे हैं। लेकिन अब आते हैं जो नए नए कुछ पॉपुलर नैरेटिव बन रहे हैं और कुछ व्याख्याएं राजनीतिक एक्सपर्ट कर रहे हैं। विजय जब मुख्यमंत्री बने, उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ, विजय की वेशभूषा की भी चर्चा रही। आपने तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह 20, 30, 25, 35 साल पहले भी देखे होंगे, तो वो अपने पारंपरिक पहनावे में आते थे और वंदे मातरम वहाँ नहीं बजता था। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक चर्चा शुरू हुई और जो कि एक सनातन समर्थक नैरेटिव है, जो कि बीजेपी की ओर भी आइडियोलॉजिकली झुका हुआ है, उसने ये कहना शुरू किया कि विजय सनातन के वैसे विरोधी नहीं है जैसे स्टालिन या कुछ एआईएडीएमके के लोग हुआ करते थे। उदयनिधि स्टालिन वगैरह के बयान आपको याद ही होंगे, जब उन्होंने सनातन को मच्छर, डेंगू इस तरह की तुलना की थी, तो कहा गया कि विजय उसके मुकाबले लिबरल है। हालांकि बाद में विजय की पार्टी के लोगों ने यह खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि अब सरकार की तरफ से ये कहा गया है
कि वंदे मातरम का पूरा गान सरकारी कार्यक्रमों में होना चाहिए, इसलिए किया गया था। विजय का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन फिर भी विजय पैंट शर्ट में आए, फिल्मों में वो अक्सर पैंट शर्ट में दिखते हैं, लेकिन अब वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन रहे थे, तो उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि अगर वो अपना पारंपरिक तमिल पहनावा पहन के नहीं जाएंगे तो उन्हें तमिल अस्मिता से वैसा नहीं जोड़ा जाएगा। तो अब इसको एक अस्मिता के तौर पर या प्रतीक के तौर पर, सिंबोलिज्म के तौर पर भी माना जा सकता है कि विजय ने कम से कम उन चीज़ों की परवाह नहीं की जिनकी द्रविड़ पॉलिटिक्स जिन पर बहुत जोर देती थी। चुनाव विश्लेषणों पर भी देखें तो विजय की सफलता में जो तत्व रहे, जो जीत के कारण रहे, उनका सिने स्टार होना, वो सिनेमा के स्टार रहे इसलिए बहुत चर्चा में तो ज़रूर आ जाते हैं। लेकिन जरा आप उनके भाषणों पर गौर कीजिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, अंबेडकर, पेरियार, कामराज, सेकुलर पॉलिटिक्स, गैर जातियों वाली राजनीति, गरीबों वाली बात, फ्री बिजली देने जैसे बात वो करते रहे थे। और उसमें ये भी माना जाता है कि स्टालिन इस बार जब जो तमिल अस्मिता की त्रिभाषा के मामले पर जब वो हिंदी का विरोध कर रहे थे, तो अब हिंदी विरोधी आंदोलन एक समय तमिलनाडु में बहुत जोर पकड़े हुए थे और एक पीढ़ी तक के दिमाग में वो असर में रहे। लेकिन कहा जा रहा है कि जो नया मतदाता है वो अब इन बातों को, एक तो वो इसके बहुत बाद पैदा हुआ और इन बातों से अपने को वो नहीं कनेक्ट कर पाता है, और उसको विजय की सिनेमाई छवि ने, उनकी जननायक जैसी छवि ने ज़्यादा लुभाया और उसने उनको वोट किया। तो द्रविड़ आंदोलन के जो मूल तत्व थे, जो स्टालिन जिस पर अभी अड़े हुए थे, जो करुणानिधि, एमजीआर और अन्नादुरई के समय जो तत्व आए थे, वो बढ़ते बढ़ते क्या अब इस स्तर तक आ चुके हैं कि अब जो तमिलनाडु की नई पीढ़ी का मतदाता है वो उससे अपने को वैसे रिलेट नहीं कर पाता है। मतलब अगर आप हिंदी विरोधी आंदोलन या मद्रास में हुए दंगों की बात तत्कालीन करते हैं तो नई पीढ़ी को वो नहीं पता है। या त्रिभाषा फार्मूले में हिंदी का जिस तरह से विरोध किया गया और ऐसा लग रहा था कि ये तमिलनाडु में एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा बनेगा, वो बना भी, लेकिन वोट देने की बात आई तो लोगों ने विजय के जो वादे थे, विकास की बातें थी, उनको ज़्यादा प्रभावित किया। इसके अलावा एक और बात है कि अगर द्रविड़ पॉलिटिक्स को आप देखें, 59 सालों से 2 पार्टियां उसमें ज़रूर कायम हैं, तो आप उसमें ये भी देखेंगे कि धीरे धीरे उसमें परिवारवाद भी घर कर गया। अगर आप डीएमके के पूरे संगठन और उनके सांसदों में और पार्टी पर किनका नियंत्रण है तो देखेंगे तो वो करुणानिधि का परिवार, बृहत परिवार दिखेगा। स्टालिन है, उदय स्टालिन है, कनिमोझी सांसद हैं, और इस तरह से ये लोगों में धारणा पनपी है कि ये द्रविड़ आंदोलन के नाम पर जो बातें हो तो रही हैं, लेकिन द्रविड़ आंदोलन में परिवारवाद के तत्व तो नहीं थे। ऐसे ही एमजीआर के बाद जयललिता ने कमान संभाली, हालांकि वो उनकी शिष्या थीं और उस समय के तत्कालीन जो सक्रिय नेता थे उनको पीछे करते हुए आगे उठी। उस समय भी ये कहा गया था कि जयललिता को पार्टी की कमान नहीं संभालना चाहिए, लेकिन जयललिता ने कम से कम एमजीआर का अपने आप को योग्य उत्तराधिकारी तो साबित किया, लेकिन द्रुमक के साथ परिवारवाद की समस्या तो ज़्यादा ही पनपी थी। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो शायद इस ओर इशारा करते हैं कि द्रविड़ पॉलिटिक्स खात्मे की ओर तो शायद नहीं कही जा सकती, लेकिन अब उसमें नए तत्व आ रहे हैं जिसमें कुछ तत्वों का प्रतिनिधित्व विजय करते हैं और कुछ नए तत्वों का प्रतिनिधित्व भी ये करते हैं। कुछ जो बीजेपी के लिए नैरेटिव वाली बातें होती हैं तमिलनाडु में, कुछ लोगों को ये भी संभावना दिखती है, जैसे वंदे मातरम के शपथ ग्रहण समारोह में बजने पर वो संभावना देख रहे थे, या वो ये संभावना देख रहे हैं कि एआईडीएमके अगर टूट जाएगी तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अगर डीएमके का कोड़ भी नहीं बचा तो शायद बीजेपी धीरे धीरे अपना रास्ता तमिलनाडु में बना पाए। लेकिन अब ये अभी बहुत दूर की कौड़ी है, और ये नैरेटिव मुख्य रूप से हिंदी प्रदेशों का और जो मेनलैंड कहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा बना रहे हैं। लेकिन फिर भी अब विजय, अगर राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें तो विजय कांग्रेस के साथ है फिलहाल, और कांग्रेस को भी वहाँ मौका हो सकता है। कांग्रेस ने भी बहुत लंबे समय तक तमिलनाडु में आज़ादी के बाद थोड़े दिनों तक शासन किया ही है, लेकिन क्या जो अगर द्रविड़ पॉलिटिक्स सिमटी तो विजय उसमें एक मजबूत क्षेत्रीय ताकत के तौर पर निखरेंगे और द्रविड़ पॉलिटिक्स धीरे धीरे उनमें समाहित हो जाएगी। क्या द्रुमक और अन्ना द्रुमक अपना वजूद बचाए रख सकेंगे और ये पुराने द्रविड़ आंदोलन से निकली ये पार्टियां भी तमिलनाडु में अहमियत रखेंगी? क्या होगा, कांग्रेस कैसे क्या करेगी, बीजेपी के लिए क्या मौका हो सकता है, और इन द्रविड़ पार्टियों के लिए भी क्या मौका बनेगा और कैसा ये अपना वजूद बचाएंगी विजय के उभार में, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाली राजनीति बताएगी। अनुराग अड्डा में फिर कल किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, देखते रहिए बोले भारत।